हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल बी बायोलॉजिकल विद सचिन। चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन क्या होता है, क्या ऑर्गन सिस्टम है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हम सब पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। तो अभी हम शुरू करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो करते हैं शुरू। ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज। देखो भाई क्या होता है, दो स्टेजेस होती हैं। एक बार तो हम हवा को अंदर खींचते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन। दूसरा होता है आपका एक्सपायरेशन। ठीक है, तो इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच द एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। ये इन जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब हवा को भाई एटमोस्फेयर की एयर को अंदर खींचा जा रहा है। ठीक है, एक्सपिरेशन में क्या होगा, बाय विच द एल्वियोलर एयर इज रिलीज आउट। एल्वियोली की जो हवा है उसको बाहर निकाला जाता है। द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट, मतलब हवा की मूवमेंट अंदर और बाहर ऑफ द लंग इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमोसफियर। तो ये सब कब हो पाती है, ठीक है, मूवमेंट क्यों हो पाती है, तब क्या बनता है, एक मतलब प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, लंग्स में और एटमोसफियर के अंदर। इंस्पिरेशन कैन अक्कर इफ, अब उसका कैसे बनेगा वो ग्रेडियंट, कैसे हवा अंदर आएगी, तो क्या लिखा है, ये सिर्फ तब होगा इफ प्रेशर विद इन द लंग इज लेस देन द एटमोस्फेरिक एयर। सपोज करो ये लंग्स हैं, ठीक है, और ये आपका बाहर एनवायरनमेंट है। तो जब अंदर एयर का जो प्रेशर होगा वो कम होगा तभी तो बाहर से अंदर एयर आ पाएगी। तो वही लिखा है कि जब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होगा लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उससे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, देयर इज़ ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई एटमॉस्फेयर के हिसाब से वहाँ पे वो कम होगा और नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब अंदर सक्शन क्रिएट होने वाला हो रहा है अंदर की, वो खींचेगा। ठीक है, सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज अंडर हाइयर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो ये कैसे बताया जा रहा है, एक केस में तो क्या था, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है, एक केस में तो क्या यहाँ बताया गया है कि जब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, लंग्स का है कम। अब फिर कहा कि लंग्स का ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का कम। देखो भाई वैसे तो क्वेश्चन ये रहा है कि एटमॉस्फेयर का कम कैसे हो सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बात होएगी जब यहाँ पे हवा हम बार बार भर देंगे तो जो एयर है वो लंग्स की दीवारों के ऊपर फोर्स लगाएगी और उससे प्रेशर क्या है, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर जो प्रेशर है उसकी रेशियो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तब यहाँ से गैस कहाँ जाएगी, बाहर। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, बिल्कुल एम्प्टी है, चीज़ें खाली पड़ी हैं, ये वॉल्स जब हम इंस्पायर करते दूर चली जाती हैं, अंदर नेगेटिव प्रेशर आ जाता है और हवा आती है आपकी अंदर लंग्स में। तो इस तरीके से काम होता है। अब देखते हैं, अगर एक बात आपको बताई है वो भी यहाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो प्रोसेस खत्म होने के बाद मैं आपको बताता हूँ। सिमिलरली एक्सप्रेशन हो गई, द डायाफ्राम एंड द स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल। मसल कौन सी हैं, जो रिब है ना उनके बीच में मसल्स होती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। और वो जब लंग्स को एक्सपेंड करेंगे तो नेगेटिव प्रेशर बनेगा, और जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो पॉजिटिव प्रेशर बनेगा। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। देखो भाई ये आपके थोरेसिक कैविटी है और ये आपका डायफ्राम है, लेकिन जब ये फूल जाएगी आपकी और डायफ्राम नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगी और प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो जब आपका डायफ्राम नीचे जाता है कॉन्ट्रैक्ट होके, वैसे तो डोम शेप होता है वो, लेकिन डोम शेप से वो फ्लैट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा, प्रेशर घटा देगा। इसी तरीके से जो इंटरकोस्टल मसल्स थी आपकी वो दूर दूर हो जाएंगी आपकी फैल के, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो आपकी थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है। ठीक है, थोरेसिक इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट द रिब्स। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, रिब्स को अपलिफ्ट कर देती हैं, उठा देती हैं। उनको भी दिखाएंगे कैसे उठाती हैं। द स्टर्नम कोजिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। डोर्सोवेंट्रल एक्सिस मतलब कि आपकी कमर साइड भी और आगे साइड भी लंग्स फूलते हैं, ये आपकी रिब्स हैं। ठीक है, ओके।
और ये आपकी थोरेसिक कैविटी है। और ये जो एक इसके साथ साथ बड़ी बोन होती है उसको ये येलो जो है ना, ये आपकी स्टर्नम है, ठीक है। तो आपकी जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, जो सामने की तरफ हड्डी होती है आपके दोनों ब्रेस्ट पार्ट के बीच में। तो अब ये आपका रिब केज बना हुआ है, अगर इस तरीके से इसको लाएं तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इनके बीच में गैप बढ़ जाता है, पीछे हटेगा या आगे हटेगा, और डायफ्राम जाएगा नीचे। तो दोनों ही केस में क्या होगा, शायद नीचे दिखा रखा होगा, ये रहा, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और आपकी जो एयर है वो क्या हो रही है, अंदर आ रही है, ठीक है। अंदर आपकी एयर, जब ये मूवमेंट बाहर हो रही है नीचे की तरफ होती है। तो देखो अब यहाँ पर आपको बताऊँ, काफ़ी ध्यान से इस बात को सुनना, जितना आसानी से सुनोगे उतना समझ में आएगा। अब मैं जो बात बताने चाह रहा हूँ, कभी भी इसलिए आप सांस नहीं लेते क्योंकि आपने इनहेल किया है, नेवर, ठीक है। आपने अपने अंदर, आपकी बॉडी ने क्या किया है, अपनी जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा लिया है और अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ है, इसीलिए ज़बरदस्ती बाहर से हवा आपके अंदर गई है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से सांस खींच नहीं सकते लगातार, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करेगी, जितने आपका लंग्स की कैपेसिटी होगी, वो उतना ही एयर को अंदर खींचेगी अपनी वॉल्यूम क्रिएट करके, ठीक है। तो आप नाक से सांस लेके अंदर नहीं भरते, अंदर जगह होती है, इसलिए अपने आप बाहर से आवाज़ आती है। एक सिंपल एग्जांपल अभी करके देखना, आप वीडियो जब देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो और या भी लीड लगा कर सुन रहे हो तो सुनते सुनते आप कर सकते हो। आप ज़बरदस्ती सांस को अंदर रखो या बाहर छोड़ दो, सांस छोड़ के ना लेना मत, आप ट्राई करना कि आप सांस ना लो। क्या आप उसको रोक पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही अंदर हवा कम होगी, मतलब कि एयर प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे आपकी रिब्स बाहर की तरफ उठेंगी, ऑटोमेटिक आपके अंदर अपने आप हवा चली जाएगी। आप कितना भी दम लगा लेना, आप रोक नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक आपकी वाइटल प्रोसेस है, आपके इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, आपकी मर्जी से नहीं होता। हाँ, आप इसकी रेट को कम ज़्यादा कर सकते हो वॉलेंट्रीली, लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते या इसको चालू नहीं कर सकते। अगर बंद हो गई तो हो गई, ठीक है। इस बात को समझना, सांस आप नहीं लेते, आपकी बॉडी खुद सांस लेती है, ठीक है। इट्स इनवॉलेंट्री एक्ट। The overall increase in the thoracic volume cause similar increase in the pulmonary volume, and increase in pulmonary volume decrease the interpulmonary pressure less than the atmospheric pressure, which force the air from outside move in the lung। देखो लिखा है ना, force the air outside, बॉडी हवा को अंदर खींचने पर मजबूर करती है, इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन। अब सेम इसका उल्टा होगा, रिब्स नीचे आ जाएंगे, डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, कैविटी छोटी हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, हवा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल रिटर्न टू द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, वो सब नॉर्मल पे आ जाएंगे। रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो गई। अब ये जो वॉल्स थी, ये अंदर जो एयर प्रेजेंट उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगी उसको निकालने के लिए, देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। दिस लीड टू द इंक्रीज इन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर, कोजिंग द एक्सपल्सन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, इसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। आया समझ? काफ़ी आसान था, बस थोड़ा सा ध्यान करके इसको सुनना होता है। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen, ठीक है। हम इन चीज़ों को, पेट की मसल्स को थोड़ा सा हेल्प लेके इसको बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम्स को। कभी आपने नोटिस किया हो, जब आप सांस भरते हो ना, तो आप क्या करते हो, जैसे आपको बताता हूँ कैसे आप नॉर्मल एयर से ज़्यादा एयर अंदर खींच सकते हो। पहले आप नॉर्मल सांस लो, ठीक है। अब जब आपने नॉर्मल सांस ले लिया है तो साथ के साथ खींच के अपने पेट को भी फुला लो हवा से। अब उस पेट को पिचका दो अंदर की तरफ, क्या होगा, आपके जो चेस्ट कैविटी है वो थोड़ा और ऊपर उठ जाएगी। दैट मीन्स जो एयर सारी कहाँ पे आ गई, वो आपकी थोरेसिक कैविटी में आ गई, ठीक है। ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीद 12 to 16 टाइम पर मिनट। नॉर्मली एक इंसान 12 से 16 बार क्या लेता है, 1 मिनट में सांस लेता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग ए स्पायरोमीटर। ये नीट टाइप के क्वेश्चन है ये। स्पायरोमीटर इज ए डिवाइस, ठीक है, जिसको हम काउंट करते हैं। अब हार्ट बीट को काउंट करने के लिए क्या होता है, आपका स्टेथोस्कोप होता है, लेकिन आपकी जो ब्रीदिंग रेट को काउंट करने के लिए आपका स्पायरोमीटर होता है, विच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है। ये था आपका मैकेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनेगी आपकी वॉल्यूम्स के ऊपर। चलो इसी में क्रिएट कर ही देते हैं, अभी साथ के साथ हो जाएगा। देखो भाई,
वॉल्यूम आपकी क्या रहेंगी, अब आप सांस लेते हो, आप एक तो लगातार सांस लेते रहते हो, अब ये तो होता नहीं कभी कि आपने सांस छोड़ दिया और बिल्कुल ही फेफड़े खाली हो गए। तो एक वॉल्यूम तो वो रहती है आपकी जो आप नॉर्मली अंदर बाहर करते हो, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी वॉल्यूम वो होती है जो जब आप सांस लेते हो तो थोड़ी बहुत एयर तो मतलब आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, मतलब आपने नॉर्मल सांस लिया फिर आप थोड़ी सी हवा और अंदर खींच सकते हो ज़बरदस्ती, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल में तो क्या रहेगा, बाहर जाने वाली भी और अंदर आने वाली भी जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो रहेगी आपकी टाइडल वॉल्यूम। इसके अलावा बाहर जाने वाली के साथ आपने जो फोर्स से ज़बरदस्ती हवा खींची वो हो जाएगी आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब अंदर आने वाली जो हवा थी, सॉरी भाई ये गलत हो गया थोड़ा सा, ये अंदर आने वाला ये एरो था, अंदर आने वाली हवा प्लस में फोर्सफुल इंस्पिरेशन तो क्या हो जाएगा आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब बाहर जाने वाली हवा प्लस में आप जो ज़बरदस्ती अपनी छाती को दबा के और बाहर निकाल सकते हो वो हो जाएगी आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस तरीके से तीन आपके सामने है, बाकी अगले पेज पे हैं, इन तीन को पढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, जब आप आराम से सारा दिन अपने काम करते करते सांस लेते हो तो आप लगभग 500 ml हवा को अंदर बाहर करते रहते हो, ठीक है। ये एक हेल्दी पर्सन का है और हेल्दी पर्सन 1 मिनट में लगभग 6000 से 8000, ठीक है। हमने कहा था कि 12 से 16 बार हम इंस्पिरेट और रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो 12 गुना में 5 करोगे तो 60 और 16 गुना में 5 करोगे तो 8 80, ठीक है। तो 6000 और 8000 मतलब कि 6 लीटर से लगभग 8 लीटर आप एयर को 1 मिनट में अंदर बाहर कर देते हो। इसके बाद है सेकंड, अब उसमें क्या रहेगा आपका इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम में जो आपने लगभग 500 ml एयर अंदर खींची थी प्लस में एक्स्ट्रा जो आप खींच सकते हो वो, ठीक है, लगभग आप उसको 2000 ml और खींच सकते हो। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल एक्सप्रेशन, दिस इज एवरेज 2500 to 300 ml। तो आप 500 के साथ साथ 2000 से 3000 ml और खींच सकते हो ज़बरदस्ती। जैसे कि जो डाइवर्स होते हैं ना वो तो अपनी कैपेसिटी को और बढ़ा लेते हैं, इसीलिए वो लंबे टाइम तक डाइव कर पाते हैं। अब है एक्सपिरेटरी, नॉर्मली आप 500 ml निकाल रहे थे तो इसके बाद भी आप ज़बरदस्ती बॉडी से 1000 से 1100 ml एयर और निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई, जब आपने क्या सारी निकाल दी, नहीं, आपने सारी हवा नहीं निकाली, निकालने के बाद भी लंग्स में एयर रहती है, किस लिए, ताकि जो लंग्स है वो क्लैस्प ना हो जाए, पिचक ना जाए, तो उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आप सबको पता होगा आपकी बाइक के अंदर रिजर्व होता है, ठीक है। जब आपकी बाइक का तेल खत्म होता है तो उसके बाद आपके पास बाइक में थोड़ा सा तेल और होता है रिजर्व के अंदर, लगभग 1 लीटर तेल, ताकि आप पंप तक पहुँच सको। उसी तरीके से वॉल्यूम एयर होती है, अभी जब आपको कोई गला रोक दिया, किसी कंडीशन में आप सांस ना ले पाओ तो आप कुछ सेकंड और सर्वाइव कर सको, कुछ मिनट, कुछ सेकंड ही होता है वैसे। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, जो लगभग 1100 से 1200 ml है। बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, देखो ये थी वॉल्यूम्स, ठीक है, आपने जो पढ़ी 4 आपकी वॉल्यूम थी। अब इनको मिला के हम कैपेसिटीज़ बनाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी किस चीज़ की कितनी, अभी अंदर लेने की हवा कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, बाहर कितनी निकाल सकते हैं मैक्सिमम, या फंक्शनल रेजिडुअल मिला के कितनी होती है, तो वो देखते हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपकी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। भाई एक बार नॉर्मली हवा निकाल दी बाहर आपने, उसके बाद आप जोर ज़बरदस्ती करके कितनी हवा मैक्सिमम अंदर खींच सकते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। उसके अंदर आएगा आपके टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, भाई नॉर्मली अंदर हवा खींचने के बाद, ठीक है। पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, एक बार नॉर्मल इंस्पिरेशन हुआ उसके बाद आप कितनी हवा बाहर निकाल सकते हो। टाइडल जो 500 तो थी प्लस में आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, आप इन दोनों को मिला दो। उसके बाद आती है फंक्शनल, कि भाई आप कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं करते, नॉर्मली आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो भाई रेजिडुअल वॉल्यूम तो रहेगी और जो आप ज़बरदस्ती निकाल सकते हो वो भी जब तक आप नहीं निकालोगे लंग्स में रहेगी, वो आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों ही लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहती है नॉर्मल कंडीशन में, उसको बोलते हैं आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स एक्सपिरेशन, दिस इंक्लूड, भाई
ज़बरदस्ती सारी हवा बाहर निकाल दी और अब ज़बरदस्ती अंदर खींच रहे हैं, तो क्या क्या रहेगा? एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, ये भी आप अंदर भरोगे, टाइडल वॉल्यूम तो आएगी, और इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम जो ज़बरदस्ती आप अंदर खींच सकते हो, वो सारी मिला के क्या बनेगी आपकी वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम एयर पर्सन कैन ब्रीद आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। अब टोटल में क्या हो जाएगा, चारों को जोड़ दो, ठीक है, इंक्लूड रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, आप सभी को जोड़ दो, और आपकी जो रेसिडुअल वॉल्यूम थी वो तो थी, इन सबको मिला दो, फिर क्या हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये वीडियो रही आपकी कंप्लीट, इसके बाद बनाऊंगा मैं अगली वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट भी यार कर दिया करो। तुम बड़े बेशर्म लग रहे हो, मुझे काम नहीं करते एक आधे बच्चे को छोड़ के। चलो।